जय हिंद दोस्तों। दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले, बताने से पहले जरा सा हम जो पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं एक बार सरसरी निगाह से 2 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या पढ़े, तो उसके बाद आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़े हैं पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की विशेषता यह है, इसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था और कच्चे मांस के स्थान पर मांस भून करके खाने लगे थे। मध्य पाषाण काल की विशेषता यह है कि इस काल में मनुष्य ने पहली बार पशुओं को पालना शुरू किया था और पहला पालतू जानवर जो था वो था कुत्ता। इसके बाद इन्होंने गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सभी जानवरों को पालने लगे, जिससे इनको भोजन भी प्राप्त होता था और सामान ढोने के लिए भी यूज करती थी। उसके बाद जो तीसरा चरण आता है यह नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य क्या करता है, पहली बार कृषि की शुरुआत करता है और इसी में पहिए का आविष्कार करता है, जिससे औद्योगिक विकास धीरे धीरे देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में मुख्य रूप से आप देखेंगे आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ठीक है ना, तो ये पाषाण काल के बाद संस्कृति है। उसके बाद हम लोग देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने उन 7 नगरों को देखा था जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, चान्होदड़ो हो गया। अब यहाँ की खोज किसने किया, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पाई गई, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वैदिक युग, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने 10 मंडल देखे थे और ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का कितनी कितनी बार उल्लेख है उन चीज़ों को देखे थे। और उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 ग्रंथों को और देखे थे हम लोग। और इसी में हम लोग वैदिक कालीन समाज हो गया, धर्म हो गया, राजनीति हो गया, उसकी भी चर्चा हम लोग किए थे। इसके बाद आता है महाजनपद काल। और महाजनपद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 600 BC के आसपास भारत में कुल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर महाजनपद आता है मगध। और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था वो लोग भी, उस चीज़ों को भी हम लोग देखे थे। और मगध में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश देखा था और वहीं पर हम ले जा कर के रोक दिए थे। और इसी के बाद हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा था। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना होती है जो वैदिक युग के बाद जो कर्मकांड होते हैं, जो समाज में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, उसी को सरलता प्रदान करने के लिए नए धर्म की स्थापना होती है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, अब हम लोगों को मौर्य वंश देखना है आज, लेकिन मौर्य वंश के पहले एक टॉपिक और है जिसको प्राचीन भारत में हम लोगों को देखना है। ये है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। अभी देखिए, मैं लेक्चर आया तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसके बाद इसको देखना था। ठीक है ना, तो अब प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किसका हुआ है, आज हम लोग इसको देखेंगे। और इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, मौर्य साम्राज्य। और भारत का पहला ऐसा वंश जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, पहला ऐसा वंश जिसने पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन चलाने की, जो है कि एक व्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन चलाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट की। पहली बार इतिहास में टैक्स लेने की प्रक्रिया कायदे ढंग से स्टार्ट की गई और पहली बार आपको यहाँ पर सैन्य व्यवस्था का सुव्यवस्थित ढंग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मौर्य वंश को देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है भारत में, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं मौर्य वंश पर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा
प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना, बस इसी के जस्ट बाद प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत में अगर विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो पहला आक्रमण हुआ था ईरानियों का आक्रमण हुआ था, ईरानियों का आक्रमण हुआ था, और दूसरा आक्रमण हुआ था यूनानियों का, यूनानी आक्रमण, ठीक है, यूनानी आक्रमण हुआ था, ठीक है। अब ये आक्रमण जो है और ये आक्रमण किसके किसके नेतृत्व में हुआ था तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो पहला आक्रमण करता है उसका नाम है डेरियस प्रथम, उसका नाम है डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम है। इसी को दारा प्रथम कहा जाता है, इसी को दारा प्रथम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये किस वंश का है, ये हखामनी वंश का शासक है, हखामनी वंश का एक शासक है। अब इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो जो भारत का हिस्सा है, आप ऐसा समझिए बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ये है कि समझने के लिए बना दे रहे हैं। अब देखिए जो भारत का ये वाला हिस्सा है इसने यहां पर आक्रमण किया, किसने, डेरियस प्रथम ने। और डेरियस प्रथम ने यहां पर आक्रमण करके यहां पर इन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसको अपने साम्राज्य का 19वां प्रांत बनाया, 19वां प्रांत बनाया, ठीक। कौन, दारा प्रथम, ठीक है। यानी इसके पहले ये 18 साम्राज्य अपना बना चुका था, 18 प्रांत जीत चुका था। प्रांत का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रांत का मतलब है कि जैसे अपने भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक। तो ऐसे करके ये लोग भी जीतते थे तो उस क्षेत्र को क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। और वहां पर क्या कहा जाता था, क्षत्रप। ये तो प्रांत बाद में आया, इसको बेटा बोला जाता था क्षत्रप। क्या बोला जाता था, क्षत्रप। और जिस क्षेत्र को ये कब्जा करते थे उसको जो इस क्षेत्र पर शासन करता था, इनके अधीन रह उसको क्षत्रपी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्षत्रपी। तो इसने 18 क्षत्रप पहले जीत के रखा था, 19वां ये जीतता है कहां पर, भारत में। और उसमें भी जानते हैं कौन, भारत के बाहर दो मैंने आपको बताया था महाजनपद है, कौन कौन सा बताओ स्वाति। कंबोज है जिसकी राजधानी हाटक है और जिसकी राजधानी तक्षशिला है, गांधार, ठीक। तो ये उत्तर उधर ही तो पड़ता है। तो सबसे पहले अगर कोई विदेशी आक्रमण करेगा तो इधर वाले क्षेत्र पर तो आक्रमण करेगा। तो इसने क्या किया, 19 इसको जीत करके अपना 19वां प्रांत बनाया। और कहा जाता है कि दारा प्रथम को जितना सोना जितना पैसा इसके 18 प्रांत से नहीं मिल रहा था, उससे कहीं ज्यादा पैसा, उससे कहीं ज्यादा राजस्व इसको अपने 19वें प्रांत से मिलता था, इतना ज्यादा टैक्स, ठीक। अब इसने जब आक्रमण किया, इन क्षेत्रों पर अधिकार किया, इसके बाद इसने, यही वो पहला शासक है जिससे भारत ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। जैसे जो अभिलेख लिखवाने की परंपरा है, आगे चल करके जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक अपनाते हैं, ये ईरानियों की परंपरा है। किसकी परंपरा है, अभिलेख लिखवाने की परंपरा, अभिलेख लिखवाने की परंपरा। यानी कोई राजा है अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने शासन के बारे में पत्थर पर लिखवा रहा है, ठीक है ना। तो ये परंपरा किसने स्टार्ट किया था, ईरानियों ने ही। और इसके बाद जो सिक्का है,
इसके पहले जो मौर्य वंश में जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो महाजनपद काल के अंतिम क्षण में देखेंगे कि जो सिक्के जारी होते थे वो आहत मुद्रा जारी होती थी। कौन सी मुद्रा होती थी? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा का मतलब होता है कि पीट पीट करके बनाया जाना, चोट करके बनाया जाना, लेकिन उसकी कोई खास डिजाइन नहीं हुआ करती थी। लेकिन इनके मुद्रा में क्या होने लगी? डिजाइन, उस पर चित्र छपने लगे, राजा का अंकन होने लगा, उस पर लिखा जाने लगा, उपाधियों को लिखा जाने लगा। पहली बार इनसे भारतीयों ने सीखा था। और उसके बाद महिला अंगरक्षक, महिला अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड होती है ना, इनकी नियुक्ति ये लोग करते थे, महिलाओं की। और यही परंपरा आगे चल करके आप देखेंगे कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडीगार्ड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है परंपराएं किससे सीखी गई थी? ईरानियों से, जो भारत में इसके बाद लागू होती है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये प्रश्न पूछा जाएगा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? तो किसका बताएंगे? ईरानियों का। ठीक, और यह भी पूछा जाएगा कि भारत में पहला विदेशी आक्रमणकर्ता कौन था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। यह भी पूछा जाएगा कि दारा प्रथम किस वंश का है? क्या बताएंगे? हखामनी वंश का है। किस वंश का है? हखामनी वंश का है। यह भी पूछा जा सकता है कि दारा प्रथम ने भारत के किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो आपका ये कौन सा क्षेत्र है? ये पश्चिम उत्तर प्रांत हो जाएगा ना। ये देखिए, ये ठीक, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया उत्तर। तो ये कौन सा प्रांत हो गया? पश्चिम उत्तर प्रांत। ठीक है ना। और वो भी कौन आ जाएगा? गांधार और तक्षशिला वाला क्षेत्र। ठीक, और ये भी पूछा जा सकता है अगर अंदर से क्वेश्चन बनाएगा कि डेरियस प्रथम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके अपने साम्राज्य का कौन सा हिस्सा बनाया था? 19वां प्रांत था इसका। ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी पहले समझ लीजिए, फिर इसको सीक्वेंस में लिखवाएंगे। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर आते हैं हम लोग यूनानी आक्रमण में। यूनानी आक्रमण में जो आक्रमण करता है वो है आपका सिकंदर। कौन है? सिकंदर। इसके बाद ईरानी के बाद आया था। हाँ, ईरानी के बाद आएगा सिकंदर। और सिकंदर शासक कहां का है? ये मेसिडोनिया का शासक है। ठीक है ना, मेसिडोनिया का शासक है। मेसिडोनिया का शासक है। अब मेसिडोनिया का यह शासक है। इसके पिता का नाम है, इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय मेसिडोनिया के ही शासक है। इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम है ओलंपिया। क्या नाम है? ओलंपिया। और इसके गुरु कौन हैं? इसके गुरु हैं अरस्तु। नाम तो सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। ठीक है, तो सिकंदर जो है विश्व विजय का सपना लेकर के पूरे यूनान को जीतते हुए, अब यही जो सिकंदर है भारत जब आएगा तो भारत आने से पहले किसका साम्राज्य पड़ेगा? इनका पड़ेगा। और इनकी पीढ़ी जाते 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 आ जाते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय एक राजा होते हैं जिनका नाम है दारा तृतीय। क्या नाम है? दारा तृतीय। इन्हीं के वंशज हैं जिनका सामना किससे होता है? सिकंदर से होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में दारा के पास 40 सेना थी तो सिकंदर के सामने उसकी तुलना में कितना था? यानी 40 संबंधे 1 के अनुपात में सेना थी। लेकिन सिकंदर की रणनीति, सिकंदर की बहादुरी, सिकंदर का जो है शौर्य इनसे बहुत ज्यादा था। इसमें क्या हुआ? ये जीत गया और यहीं पर ये सिकंदर महान की उपाधि धारण करता है। ठीक, इनको पराजित करने के बाद अब ये भारत की तरफ बढ़ते हैं। जब भारत की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पर जो गांधार है, यहां का एक राजा है आम्भी। यहां का एक राजा है आम्भी। कहां का राजा है? गांधार का राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पढ़ रहा था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही पढ़ रहा था। लेकिन इसके पहले होता यह है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं तो यहीं पर एक नदी है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी।
तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर का और राजा पोरस का, इसी तट पर राजा पोरस हैं, राजा पोरस, और झेलम नदी के तट पर इसी को यूनानी ग्रंथों में हाइडे स्पीच कहा गया। इस नदी को क्या कहा गया, नाम याद रखिएगा, हाइडे स्पीच। इसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, या झेलम नदी का युद्ध। तो ये युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें पोरस हार गए थे और सिकंदर क्या हो गया था, विजयी हुआ था। यहीं पर पहली बार सिकंदर ने बंदर देखा था, इसके पहले वो बंदर नहीं देखा था। और बंदर आप देखते हैं, जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका रूप जो है कि मानव से मिलता रहता है, ठीक है ना। तो जब इसने पहली बार बंदर देखा तो इसने सोचा कि ये राजा पोरस की कहीं स्पेशल फोर्स तो नहीं है जो बहुत वेल मेंटेन ट्रेंड है, अटैक इसका जो है कि मार करने का तरीका सबसे अलग कहीं ना हो। तो बाद में पता चला नहीं, ये एक जानवर है। पहली बार उसने देखा था बंदर को। और राजा पोरस इससे हारे क्यों थे सिकंदर से, क्योंकि सिकंदर से बहुत ज्यादा इनके पास सेना थी और इनसे ताकतवर में कमी नहीं था। लेकिन रीजन ये था कि जब इसने आक्रमण किया तो उस समय महीना था बारिश का, और बारिश के महीने में आप जानते हैं कि जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो जब कचरा रहेगा तो हाथियों को चलने में क्या होगी, समस्या होगी। और इनके पास सेना हाथियों की अच्छी खासी थी। आपको पता है कि महाजनपद काल में जो है कि मगध जिस प्रकार से अपने सेनाओं में हाथियों को प्रयोग करता था, उसी प्रकार ये लोग भी बढ़ाए थे हाथी सेना। और वो लोग क्या थे, घुड़सवार थे, और घोड़ा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथी की सेना अगर ज़्यादा रहेगी और कचरा है तो शरीर भारी, कहाँ से इतना स्पीड पकड़ पाएंगे, ठीक। तो एक इनको नुकसान मिला। तो अब यहाँ पर एक बात है कि जब सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया तो राजा पोरस से कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, मारा नहीं गया, केवल बंदी बना के लाया गया। राजा पोरस से सिकंदर ने पूछा बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा कि जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए, जो एक राजा के साथ एक राजा को करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, राजनीति में एक सिद्धांत है, दुश्मन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। और यही गलती कौन किया था, जब आप मेडुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ ये गलती किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और दूसरे युद्ध में उसने तैयारी किया, 1 साल तक अपने आप को वेल मेंटेन किया, सेना मजबूत की। उसके बाद पूरी ताकत के साथ इनके ऊपर टूट पड़ा, और टूट पड़ने के बाद इनको क्या किया, घसीट के ले गया, दोनों आंखें इनकी क्या किया, फोड़वा दिया। वो केवल और केवल चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। लेकिन इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मोहम्मद गौरी जाता है 1205 ईस्वी में गजनी, वहां पर विद्रोह हो गया था। और विद्रोह के दौरान ही वो जब लौट रहा था तो सिंधु नदी किनारे दमयक नामक स्थान पर खोखर जातियों से उसका सामना होता है, जहां पर वो मारा जाता है। शिवलिंग तोड़ के गजनी में बनाया है मस्जिद। हाँ, वो तो मान लो अपनी जगह बात है, लेकिन उसकी मृत्यु की जो बात की जाती है केवल और केवल चंद्रबरदाई में और कुछ पंक्तियों में वो चीजें मिलती हैं, और किसी ग्रंथ में, चाहे वो उस समय का कोई और ग्रंथ हो या फिर कोई अभिलेख हो, और जगह पर नहीं मिलती चर्चा, ठीक है। तो चलो, तो दुश्मन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सिकंदर ने जब राजा पोरस ने बात कही कि जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए, तो राजा सिकंदर इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसने कहा कि आप क्या करिए, आप आगे वाले युद्ध में हमको सेना प्रोवाइड कराइए, हमको सहायता दीजिए, हम आपका पूरा राज्य आपको सौंप देते हैं। तो भाई इससे अच्छी क्या बात रहेगी। इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया, और आगे के युद्ध में इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। अब सिकंदर का टारगेट कहाँ है, सिकंदर का टारगेट है मगध, क्योंकि जब तक आप मगध नहीं जीतेंगे तब तक हिंदुस्तान को जीते कहाँ, भारत में एंट्री नहीं कर पाए। अब इसके बाद जब सिकंदर आते हैं आंभी के पास, आंभी भी क्या करता है, अधीनता से। इधर आ जाएंगे। ये भाई इधर देखो,
इधर से तो घुसेंगे, जब भी घुसोगे तो आप इधर से तो घुसोगे, हरियाणा होते हुए सीधे आओगे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध क्यों होता है, तराइनम काहे होता है? क्योंकि जब आओगे तो पहले तो हरियाणा से घुसोगे, पंजाब राजस्थान से घुसोगे, और कहाँ से घुसोगे? इधर इधर पूरा यहाँ से लेके देखिए, यहाँ पूरा हिमालय है और यहाँ से लेके पूरा समुद्र है, तो पानी में तो जाओगे नहीं, ठीक। और यहाँ पूरा पर्वत है, जाने का रास्ता क्या है, केवल यही वाला है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकते। आप जब भारत का राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, हिंदुस्तान का पूरा भौगोलिक परिवेश नजर आता है, ठीक है। तो अब यहीं से एंट्री करता है। अब यहां पर जब आते हैं सिकंदर, तो सिकंदर के आने के बाद अब यहीं पर ठहरता है कुछ दिन के लिए, और यहीं पर आचार्य चाणक्य क्या करते हैं, जो छोटे छोटे गणराज्य हैं उनको मिलाता है, और छोटे छोटे गणराज्य जो है ना, इनको एकदम थका देते हैं। और एक जगह तो ऐसी स्थिति आई कि वहां के पुरुषों को इन्होंने मार दिया, पूरा पुरुषों को मार दिया, कोई नहीं बचा। तो वहां की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा लिया था। इससे होता है ना कि अब पागल हो गई हैं, ले हसुआ बाका खुरपी सब उठाए लो और दौड़ा लो मारने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। अब भाई जिसका पति मर गया हो, जिसका बच्चा मर गया हो, उसका पास बचा क्या है, ठीक है। तो अब इसी के बाद आचार्य चाणक्य जानते थे कि सिकंदर पूरी तरह से थक चुका है, इसको मानसिक रूप से थकाना है, शारीरिक रूप से क्या है, थक चुका है। तो यहीं पर अपना ये दिमाग लगाते हैं और धीरे 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 इनको थकाने का प्रयास करते हैं। इनके खाना में जहर मिलवा देंगे, कभी 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 इनका झंडा जला देंगे, कहेंगे कि इधर के देवी देवता आपसे क्या है, नाराज हैं। और उसी समय आचार्य चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जब तैयार कर रहे थे तो वात्सायन ऋषि का एक वेश धारण करते थे, वेश बदल लेते थे अपना, ठीक है ना। और वात्सायन मुनि का वेश धारण करके जगह 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 जाकर के छोटा 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 स्पीच देते थे और कहते थे कि विदेशी जो आक्रमणकारी है सिकंदर, इसके खिलाफ आप क्या करिए, साथ दीजिए, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, राजा का, जिसको अभी बनाने वाले हैं, हम लोगों का साथ दीजिए, छोटे छोटे गणराज्यों का दीजिए। वही नींव तैयार कर रहे हैं किसके खिलाफ, इधर धनानंद के भी खिलाफ, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब यहां पर सिकंदर ठहरता है, अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो हो गया झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ है, पोरस को इसने पराजित किया, उसके बाद ये कितने महीने तक भारत में रहा था, तो ये कुल टोटल 19 महीने तक भारत में रहा था सिकंदर, ठीक। 19 महीने के बाद इसकी सेना पूरी तरह से अब उब चुकी थी, ठीक है ना। और ब्यास नदी, ठीक है ना, ब्यास नदी, ब्यास नदी के तट पर जब इसकी सेना पहुंची तो अब इसने कहा कि भैया अब हम लोग इसके बाद नहीं जाएंगे। तो प्रश्न यह भी पूछा गया यूपीएससी में, आप देखेंगे कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ब्यास नदी को। सिकंदर की सेना या सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था, 19 माह तक। सिकंदर कहाँ का शासक था, मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। सिकंदर ने किस भारतीय राजा को पराजित किया था, किस नदी के तट पर पराजित किया था। यूनानी ग्रंथ में झेलम नदी को क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। अब भारत में दूसरा, प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमणकारी कौन था, सिकंदर, और ये कहाँ का था, यूनान का था, ठीक। अब इन्हीं चीजों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्रमशः।